दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सोशल मीडिया पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूछते रहते हैं। ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हैं पर आपको पता नहीं है उसके एविडेंस क्या हैं। ऐसी चीज़ें जो आप गलत कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के जो सवाल आपने हमसे सोशल मीडिया पे पूछे हैं, उन सब सवालों का साइंटिफिक और फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं डॉक्टर आशीष कुमार बंसल, आई एम ए गैस्ट्रो एंड लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो सबसे पहला सवाल है किंग अभिषेक का, क्या मैं हफ्ते में एक बार बियर पी सकता हूँ? तो दोस्त, कोई भी प्रकार का अल्कोहल किसी भी अमाउंट में आपके लिए सेफ नहीं है। अगर आप अपनी मस्ती के लिए पीना चाहते हैं, हेल्थ फैक्टर को बैकलॉग पे रख के, तो शायद आप ले सकते हैं, पर आपके हेल्थ के इफेक्ट के हिसाब से कोई भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल, किसी भी प्रकार का अल्कोहल आपके लिए सेफ नहीं है। अगला सवाल है सुशील शर्मा का कि मुझे गैस और ब्लोटिंग की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों होती है? तो सुशील जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता है कि आपकी एज क्या है, आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, पर ज़्यादातर केसेस में ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। आजकल हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा शुगर का सेवन करने लगे हैं, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, हम बहुत देर रात तक खाते रहते हैं और सुबह भी जल्दी उठ के खाना पीना शुरू कर देते हैं। और इन अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से और अनकंट्रोल्ड टाइमिंग में फूड खाने की वजह से फूड को बराबर डाइजेस्ट होने का मौका नहीं मिल पाता। उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बढ़ रहे हैं और इन सब चीज़ों की वजह से हमारी आंतों की गति भी बहुत कम हो गई है। इस सब कंबाइंड फैक्टर्स की वजह से ज़्यादातर लोग आजकल गैस और ब्लोटिंग की समस्या को महसूस करते हैं और ये समस्या छोटी ना रह के एक बहुत विकराल समस्या बनती जा रही है। अगला सवाल है कपिल एंगई, कैन आई टेक ऑरेंज जूस एट द स्टार्ट ऑफ माई डे? क्या मैं एक ऑरेंज कैन जूस अपने दिन के शुरुआत में ले सकता हूँ? तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा दोस्त, कोई भी जूस आपके लिए सेफ नहीं होता है। जूस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है। इस वजह से जब भी आप जूस का सेवन करते हैं तो वो बॉडी में शुगर, फ्री शुगर के फॉर्म में जाता है और बहुत जल्दी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होने की वजह से छोटी आंत में बहुत जल्दी समय में पहुंच जाता है, जिससे हमें शुगर का स्पाइक देखने को मिलता है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि आपको 2 संतरा खाने में जितना समय लगेगा, उन 2 संतरों से निकाला गया जूस पीने में आपको बहुत कम समय लगेगा। क्योंकि जब आप ऑरेंज खाते हैं तो उसका साथ पल्प, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर होता है, वो भी आपके साथ जाता है, जो एक नेटवर्क जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे शुगर का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है और आप उसको धीरे धीरे खा पाते हैं। जबकि जूस आप बहुत जल्दी पी जाते हैं, 3-4 संतरे का जूस आप एक साथ पी जाते हैं, जिससे ज़्यादा अमाउंट में शुगर आपकी बॉडी में पहुंचता है और उसके एब्जॉर्प्शन को स्लो करने के लिए उसमें फाइबर भी नहीं रहता है। इस वजह से वो एक ग्लास ऑफ शुगर और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा आपकी बॉडी में और कोई फ़ायदा नहीं करता है। और बहुत सी बार जब जूस को काफ़ी लंबे समय तक निकाल के हम छोड़ देते हैं और उसके बाद लेते हैं, तो उसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स भी इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में उस एंटीऑक्सीडेंट का फ़ायदा भी नहीं मिलता। इस वजह से आई वुड प्रेफर अ होल फ्रूट ओवर द ग्लास ऑफ जूस। अगला सवाल है अर्जुन जी का, कैन सोडा ड्रिंक हेल्प डाइजेस्ट फूड? जब हम सोडा को फूड के बाद लेते हैं तो उससे हमें डकार आती है, जिससे लोगों को लगता है कि ढकार को लोग एक सिंबल ऑफ डाइजेशन के जैसे मानते हैं और उन्हें लगता है कि उनका फूड डाइजेस्ट हो गया है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। जब हम सोडा लेते हैं तो सोडा में डिजोल्व्ड गैस होती है, जिससे हमारे स्टमक में गैस का कंटेंट बढ़ जाता है। इस वजह से स्टमक अपने आप को एम्प्टी करने के लिए, ताकि वो फूड को अकोमोडेट कर सके, वो बर्प करता है ताकि उसके अंदर थोड़ा स्पेस बने और वो फूड को अकोमोडेट कर सके। इसलिए हमें ढकार आती है, ना कि वो डाइजेशन होने वाली ढकार है। नेक्स्ट इज ऋषिता, शी सेड, डियर डॉक्टर बंसल, एवरी टाइम आई हैव माई मील आई गेट एन इमीडिएट अर्ज टू यूज़ वॉशरूम, वट इज़ कॉजिंग दिस? इसमें आपका सवाल है, जब भी मैं खाती हूँ उसके तुरंत बाद मुझे पूप करने जाना पड़ता है, तो क्या हो रहा है कि मेरा खाना बराबर नहीं पच रहा है? ऐसा तो नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक डिस्टेंड होता है, जो पेट के ऊपरी भाग में होता है। तो जब स्टमक को अकोमोडेट करने के लिए स्पेस मिले, इसके लिए गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, जिसके अंदर हमारा पुराना खाया हुआ मल मूत्र जो इकट्ठा हो चुका है, पूप जो रेक्टम में इकट्ठा हो चुका है, वो बॉडी निकाल देती है ताकि बॉडी में स्पेस बने फूड को अकोमोडेट करने के लिए, जिसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। आप लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो मैंने खाया वो तुरंत निकल गया, वो बिल्कुल पच नहीं रहा है।
एक्चुअली में जो पूप में हम निकालते हैं वो हमारा 24 घंटे से 72 घंटे पहले का खाया हुआ खाना होता है, वो अभी तुरंत का खाना नहीं होता है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसको पहले स्टमक, फिर 6 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लगभग 6 फीट लंबी लार्ज इंटेस्टाइन से होके गुजरना पड़ता है। तो इतना सब समय लगभग 24 से 72 घंटे तक उसको इस पूरे पैसेज को क्रॉस करने में लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम रमीज। वो बोल रहे हैं कि 3-4 दिन तक कभी कभी उनका पेट साफ नहीं होता है, क्या ये प्रॉब्लम है? ज़्यादातर वेस्टर्न गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप 3 दिन या उससे ज़्यादा दिन तक पूप करने नहीं जाते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन होता है। पर ज़्यादातर इंडियन पेशेंट्स हर दिन वॉशरूम जाते हैं, क्योंकि हमारा जो डाइट है वो ज़्यादा बल्क फॉर्मिंग होता है। इसलिए वी एज अ डॉक्टर ऑल्सो प्रेफर कि हमारे पेशेंट्स हर दिन वॉशरूम चले जाएं, उनको भी एक सेंस ऑफ वेलनेस बना रहता है। अगर आपको मोशन नहीं होने के साथ साथ पेट में ब्लोटिंग भी बनी रहती है या आपको पेट दर्द होने लगता है, तब ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपको 3-4 दिन तक मोशन रेगुलर नहीं हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिसमें कुछ सिरप हो सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो सकता है या फिर कोई और मेडिकेशंस भी हो सकती हैं। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन का पैथोलॉजिकल कारण भी होता है, जिसको पता लगाने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। तो आई वुड रिकमेंड टू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फर्स्ट एंड गेट टू नो व्हाई यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। अगला सवाल है शोनापरो का, कैन आई टेक हर्बल जूस टू डिटॉक्स माई लीवर? वो ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कोई हर्बल जूस मैं ले सकता हूँ जो मेरे लीवर को डिटॉक्स कर दे। जिस प्रकार से आपने ये सवाल पूछा है, मुझे डाउट है कि आप किसी मार्केटिंग गिमिक का तो शिकार नहीं हो गए हैं, क्योंकि आजकल मार्केट भरा पड़ा है इस प्रकार के कंटेंट से, जिसमें हर्बल जूस के नाम पे उसको बेचा जाता है पर जिसमें टॉक्सिन्स भी मिलते हैं। उन सब गिमिक से आपको बचना है। अगर आप कोई हाउस होल्ड रेमेडी जिसको आप खुद बनाते हैं इंग्रेडिएंट्स लेके, वैसा कोई प्रिपरेशन लेना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग त्रिफला जैसा चीज़ लेना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, पर वो कोई जादुई दवाई नहीं है जिसको लेने मात्र से आपका लीवर ठीक हो जाने वाला है। बिलीव मी, दीज ऑल आर मार्केटिंग गिमिक्स। अगला सवाल है आसिफ का, इज़ ईटिंग कर्ड एट नाइट कैन कॉज कोल्ड? दोस्तों, ये हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में एक बहुत कॉमन धारणा है कि रात के समय में हमें दही नहीं लेना चाहिए, जिससे हमें कोल्ड होने की संभावना होती है, जिससे अच्छे से पचता नहीं है। दोस्तों, इसका कोई साइंस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है, पर जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं उसके हिसाब से कर्ड एक ऐसा फूड है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसको हमें डाइजेस्ट करने के लिए, जिसमें प्री फॉर्म्ड बैक्टीरियाज़ हैं जो हमारे लिए अच्छे बैक्टीरियाज़ हैं, जो हमारी बॉडी में एक सही समय पे पहुंच जाते हैं, तो हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसीलिए कर्ड को ब्रेकफास्ट और लंच में तो लेना ही चाहिए, पर अगर आप रात को नहीं भी लेना चाहेंगे और आपने ब्रेकफास्ट और लंच में लिया है तो दैट इज़ ओके। पर अगर आप रात को ही लेना चाहते हैं तो आई वुड प्रेफर कि आप उसको समय पे ले लें। जैसे कि मैं रिकमेंड करता हूं कि डिनर आप 7 बजे के बाद ना खाएं, तो आप 7 बजे या उससे पहले अगर कर्ड का सेवन कर रहे हैं तो दैट इज़ इक्वली गुड, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। पर अगर आप कर्ड को सिर्फ इस वजह से नहीं लेना चाहते कि उसका तासीर ठंडा होता है या उसको लेने से कोल्ड हो जाता है, तो ये सब कुछ भी ट्रू नहीं है। इससे इसका रियलिटी या साइंस फैक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है मिस्टर प्रेम का, ईटिंग स्पाइसी फूड वाइल प्रेगनेंसी कैन मेक बेबी क्रैंकी? तो दोस्तों, ये मुझे खुद को भी हंसी आ रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो पहले माँ की बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, उसकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और उस ब्लड स्ट्रीम से वो ब्लड की फॉर्म में माँ से बच्चे के अंदर जाता है। तो इसीलिए आपने जो डायरेक्टली खाया है वो बच्चे के पास डायरेक्टली पहुंच गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अगर फ्रूट खाया, बीज खा लिया तो बच्चे की पोटी में निकलेगा, उस तरीके के गिमिक्स भी रहते हैं, इस तरीके की बातें भी रहती हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। जो भी आप खाएंगे वो पहले माँ के ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद वो ब्लड के रूप में बच्चे में जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम आपको अलाउ करता है, उससे आपको बदहजमी नहीं होती है, तो आप अपनी क्रेविंग्स के लिए कुछ भी खा सकते हैं, इवन स्पाइसी फूड भी खा सकते हैं। उससे आपके बेबी पे कुछ असर नहीं होता। यू कैन स्टिल हैव अ बेबी हु कैन बी एज काम एज गौतम बुद्ध। अर्चना जी पूछती हैं, डज लूजिंग बॉडी वेट कैन क्योर द फैटी लीवर? सो दिस इज़ अ बुलजाई क्वेश्चन। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। आपको फैटी लीवर को अगर क्योर करना है तो आपको अपना वजन कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादातर रीज़न में फैटी लीवर एक तिजोरी के जैसा है। जो आप ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी को अपनी ज़्यादा तिजोरियों को भरना पड़ता है, तो लीवर उसकी एक तिजोरी है जिसमें वो भरता चला जाता है। जब आप ज़्यादा खाएंगे नहीं तो ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे फैटी लीवर कम होता है। उसके अलावा आप ज़्यादा एक्सरसाइज करके जब अपना कंजम्पशन बढ़ा देते हैं,
उस संदर्भ में भी आपके ज़्यादा खाने के बावजूद बॉडी में ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इस वजह से भी फैटी लीवर नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में मोटापा अपने साथ बहुत सारे और दोस्तों को भी लेके आता है, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी की समस्या, रात को खर्राटे आना और आर्थराइटिस की समस्या। ये सब एक पैकेज के तौर पे आपके पास आते हैं। अगर आप अपना वजन नियंत्रित कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें एक साथ ठीक हो जाती हैं। और इसको करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि 80% आपकी बॉडी बिहेव करती है आप किस प्रकार से खाते हैं, और 20% आपकी बॉडी बिहेव करती है आप किस प्रकार से एक्सरसाइज करते हैं। फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इस वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग और उसको फॉलो करना और वो क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। इस वजह से मैंने इसको एक डिटेल वीडियो में समझाया है। टू अंडरस्टैंड इंटरमिटेंट फास्टिंग इन अ बेटर वे, काइंडली रेफर टू दिस वीडियो। अब वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम अग्रवाल साहब। डज ईटिंग स्वीट्स लीड्स टू डायबिटीज़? वो जानना चाहते हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है क्या। तो अग्रवाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कान को घुमा के पकड़ा है। ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीजों में मीठा खाना अलाउड नहीं है, पर ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से जेनेटिक कारण एक इम्पॉर्टेंट कारण है। उसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी अधिक कारण है। अगर आप मीठा खाते हैं पर आप उसको पचा सकते हैं, आप उतना मेहनत करते हैं कि आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो जाए प्रॉपर तरीके से, तो आप मीठा डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए एक विलेजर्स जो गांव में रहता है, जिसकी काम करने के घंटे ज़्यादा हैं, वो गन्ने का जूस और गन्ना तुरंत खाते रहते हैं और उनके शरीर में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। अगर आप मीठा खाएंगे और मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, जो लेटर ऑन ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ में परिवर्तित हो सकता है। पर ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती। मीठा खाने के साथ साथ अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है तो आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम स्मार्ट गाय। वो बोल रहे हैं कि स्वॉलोइंग च्युइंगम विल स्टे इन योर स्टमक फॉर ईयर्स। उन्होंने शायद कोई च्युइंगम को स्वेलो कर लिया होगा, अब उनको डर है कि वो मेरे पेट में क्या सालों तक पड़ी रहेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। च्युइंगम बाहर स्टिकी होती है, पर जब वो मुंह में रहती है तो वो मुंह में कहीं नहीं चिपकती, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड की वजह से उसमें कॉन्टिन्यूसली सलाइवा प्रोडक्शन होने की वजह से वो मुंह में कहीं नहीं चिपकती है। इसी प्रकार से जैसे ही वो इंटेस्टाइन में कहीं पे भी जाती है, वो हर जगह पे म्यूकस का प्रोडक्शन होता है और इस वजह से च्युइंगम कहीं भी अंदर जाके चिपकती नहीं है और वो नॉर्मल 1 से 3 दिन में आपकी पोटी के साथ निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम आशीष। वो पूछना चाहते हैं कि हमारी इंटेस्टाइन का साइज़ क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब हम खाना मुंह से खाते हैं तो पहले वो फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक से खाना छोटी आंत में जाता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, डियोडनम, जेजुनम एंड आइलियम, और उसके बाद खाना बड़ी आंत में जाता है जिसको हम कोलोन बोलते हैं, जिसके कई पार्ट्स होते हैं। तो फूड पाइप का लेंथ 45 सेंटीमीटर्स होता है। उसके बाद स्टमक जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर जैसा होता है। उसके बाद छोटी आंत जिसका लेंथ 600 सेंटीमीटर जैसा होता है, लगभग 6 मीटर। और उसके बाद बड़ी आंत जिसका लेंथ 150 सेंटीमीटर जैसा होता है, लगभग 1.5 मीटर। स्टमक का काम होता है फूड को स्टोर करके रखना, छोटी आंत का काम होता है फूड को पचाना और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को विड्रॉ करना, और बड़ी आंत का काम होता है उसमें से पानी को एब्जॉर्ब करना और मल को शरीर से बाहर निकालना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मंजू दास। ही वॉन्ट्स टू आस्क कि कैन वी ड्रिंक मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश? क्या फ़िश खाने के बाद हम मिल्क पी सकते हैं? इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे ऐसा साइंस में कोई भी स्टडी नहीं है या कोई भी फैक्ट नहीं है जिसमें इसको लेना अवॉइड किया गया हो, बताने के लिए नहीं कहा गया हो। पर ऐसा करने से जो सॉलिड फूड आपने खाया है उसकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट हो जाती है, वो ज़्यादा फास्ट तरीके से मेटाबॉलाइज होता है और हमें दोबारा जल्दी भूख लग जाती है। इसीलिए कभी भी आप खाना खा रहे हैं तो उसमें पानी या दूध खाने के आधे घंटे पहले से लेकर खाने के 1 घंटे बाद तक ना लें, जिससे आपका खाना बराबर से पच पाए, उसको स्टमक में इनफ टाइम मिले टू गेट मेटाबोलाइज। इसीलिए माई पर्सनल बिलीफ इज आई वुड नॉट रिकमेंड टू हैव मिल्क इमीडिएटली आफ्टर हैविंग अ फिश, पर 1 घंटे के बाद आप पानी या मिल्क आराम से ले सकते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम संजय मिश्रा। कैन ईटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स कैन कॉज गॉल ब्लैडर स्टोन्स? उनको ये डर है कि हम जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हैं उसके साथ साथ उनके बीज जब खा लेते हैं, क्या उस वजह से तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स नहीं होते? तो दोस्त, जिस प्रकार से मैंने अभी समझाया है कि प्रेग्नेंट वुमेन जब खाना खाती हैं तो बच्चे के अंदर ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्ब होके ही जाता है,
वैसे ही जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ही रहता है। इंटेस्टाइन के बाहर सिर्फ उससे निकलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स या विटामिन्स ही जाते हैं। कोई भी फूड एज ए डायरेक्ट इंटेस्टाइन के बाहर ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है। तो इस वजह से कोई भी ऐसी चीज़ वो डायरेक्टली आपके लिए स्टोन्स बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस में स्टोन बनने के जो रीजंस हम बताते हैं वो फैट, फीमेल, फर्टाइल और 40 ईयर्स कि फीमेल सेक्स में ज़्यादा कॉमन होता है, थोड़े फैटी पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन होता है, 40 साल की उम्र के आसपास ज़्यादा कॉमन होता है, और जो फीमेल ज़्यादा प्रेगनेंसीज बियर कर चुकी हैं उनमें होने का रिस्क ज़्यादा होता है। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतने सारे सवाल पूछे, और अगर आप और भी ज़्यादा सवालों को पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, साइंस से जुड़ा हुआ, डेली हेल्थ से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम उसको हमारे इस वीडियो के पार्ट 2 में इंक्लूड करेंगे ताकि आपके इन सवालों का जवाब दे सकें और आप एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी विद डॉक्टर बंसल।